हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी। और वो ये है कि आज की स्टोरी में कुछ जो है राइटिंग मिस्टेक है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। टाइम की कमी की वजह से मैं प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से कुछ मिस्टेक रह गई हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वो जल्दी से भागते हुए कॉलेज के कॉरिडोर में निकलते हुए क्लास तक पहुंची थी कि सर आरब को क्लास में खड़ा देखकर उसने जल्दी से अपने कदम वहीं रोक लिए, जबकि सर आरब ने एक निगाह उठाकर क्लास के बाहर देखा था। बाहर खड़ी परी को देखकर सर आरब ने उसे गुस्से से घूरा। मिस परी, आप लेट हैं। क्या मैं आपको लेट आने की वजह जान सकता हूँ? सर, वो क्या है ना कि हमारे पड़ोसियों का पालतू कुत्ता मर गया था, इसीलिए मैं लेट हो गई, वो बेहद ड्रामाई अंदाज में कहती अपना चेहरा झुका गई। चेहरे पर दर्द लाने की भरपूर कोशिश की थी, जैसे कुत्ते के जाने का दुख सबसे ज्यादा परी को हो। जबकि पूरी क्लास में दबी दबी सी हंसी गूंजने लगी थी। आरब शर्मा ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए उस छोटी सी मगर घमंडी लड़की को घूरा, जो यकीनन किसी बिगड़ी बाप की औलाद थी। लेकिन सामने वाली लड़की ये नहीं जानती थी कि सामने खड़ा प्रोफेसर आरब शर्मा कोई मामूली टीचर नहीं था, बल्कि द माफिया किंग था, जो किसी खास मकसद के लिए प्रोफेसर बनकर कॉलेज में आया था। सिट, आरब कहते हुए पलटा, मगर अगले पल गुस्से से जबड़े तन गए थे जब उस शरारती लड़की ने उसके आगे अपनी मुट्ठी खोल दी। आरब ने एक निगाह उसकी खुली मुट्ठी को देखा, जहां पर मिश्री के कुछ दाने और कुछ सूखे मेवे पड़े थे। ये क्या है? उसने भवे उचकाकर पूछा। सर, कुत्ते की आत्मा की शांति के लिए अंकल जी ने घर में पूजा करवाई थी, उसी का प्रसाद है। ये सुनते ही मिस्टर आरब शर्मा का खून गुस्से के मारे खौल उठा था। वो एकदम से चीख पड़ा, क्लास से बाहर निकलिए अभी और इसी वक्त। मिस परी, आरब ने गुस्से से उसे देखते हुए इतनी जोर से कहा कि एक पल के लिए पूरी क्लास भी सहम गई थी, जबकि परी ने डरकर अपनी मुट्ठी वापस बंद करके पीछे की थी। सॉरी सर, आगे से कोई गलती नहीं होगी, लेकिन बाहर मत निकालिए। उसने एक घूंट बाहर निकालते हुए इतनी मासूमियत से कहा कि आरब गुस्से के घूंट अंदर ही अंदर पीकर रह गया था। जाओ बैठो सीट पर जाकर, उसने गुस्से से कहा, तो वो चेहरा लटकाए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। गुस्से से उसे एक बार फिर घूरा था और फिर दोबारा से व्हाइट बोर्ड पर फोकस करने लगा। क्लास लेकर वो अपने ऑफिस में आया कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। सर, कॉलेज का चेयरपर्सन कल आ रहा है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी। अच्छा, जितनी जल्दी ये काम हो जाए उतना अच्छा रहेगा, आरब ने बेहद संजीदा अंदाज में कहा था। परी अपने आलीशान बंगले में बैठी हुई थी। रानी, रानी, परी ने अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाई। जी मैडम। घर में कोई देख नहीं रहा, सब लोग कहाँ गए? जी, वो साहब तो ऑफिस गए हैं और मैडम पार्टी में, कहकर गई हैं कि रात तक आ जाएंगी। ये कौन सी नई बात है? परी मुंह बनाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। परी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी सिवाय मोहब्बत और ध्यान के। उसके माँ बाप ने उसे हर चीज़ दे रखी थी सिवाय अपना ध्यान और मोहब्बत के, जो कि वो अपने माँ बाप से चाहती थी, बल्कि हर बच्चा अपने माँ बाप से चाहता है। बहन भाई न होने की वजह से हमेशा अपने आप को वो अकेला महसूस करती थी। वो अपने अंदर की तन्हाई को बेकार की शरारतें करके और दूसरों को तंग करके कम करने की कोशिश करती थी, लेकिन इसमें भी उसे सामने वाले से बुरी तरह डांट खाने को मिलती थी। लेकिन वो भी इस कदर ढीठ और बेशर्म हो चुकी थी कि उसे किसी की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी शरारतों से यूं ही लोगों की नाक में दम किए रखती थी। मैडम जी, खाना खाएंगी? रानी ने कमरे में आकर पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आप जाएं यहाँ से। परी का मूड बुरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए उसने सारा गुस्सा सामने खड़ी रानी पर निकाल दिया। रानी खामोशी से कमरे से बाहर चली गई, जबकि वो औंधे मुंह बेड पर गिर गई। न चाहते हुए भी उसकी आंखें गीली हो गई थीं। उसकी ख्वाहिश थी जब वो कॉलेज से घर वापस आए तो उसकी माँ उसका इंतजार करती मिले, उससे पूछें, बेटा आज का तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, और वो भी अपने सारे दिन की किस्से कहानियां सुनाए। उसके बाद अपनी माँ से जिद करके अपने लिए खाने की मनपसंद चीज़ें बनवाए और अपनी माँ से ढेर सारी बातें करते हुए खाना खाए। लेकिन ये पल उसे आज तक नसीब नहीं हुए थे। स्कूल से वो कॉलेज में पहुंच गई थी, लेकिन आज तक वो अपनों के प्यार और ध्यान के लिए तरसी हुई लड़की थी। अरे आइए बैठिए मिस्टर आरब, कैसी चल रही हैं क्लासेज? चेयरपर्सन ने खुशगवार अंदाज में पूछा। बहुत अच्छी जा रही हैं। मुझे तो आपका कब से इंतजार था सर। आखिर आपका वक्त आ गया है कि आप ऊपर जाकर अपने किए का हिसाब चुकता करो, आरब ने तंज कसते हुए कहा। आरब के हाव भाव और उसके हाथ में गन देकर चेयरपर्सन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया।
चेयरपर्सन एक पल के लिए हड़बड़ा गया। इंसान को अपने पाप कहाँ नजर आते हैं। हर कोई अपने आप को एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता है। सामने वाले ने उसे समझने का कोई भी मौका दिए बगैर साइलेंसर लगी उसकी कनपट्टी पर रखकर एक पल में दबा दी। सर, मैं अंदर आ जाऊं? परी ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। गेट आउट, वो गुस्से से दहाड़ा। अगर परी देख लेती कि अंदर चेयरपर्सन मर चुका है तो सब कुछ बर्बाद हो जाना था। परी डरकर वहां से चली गई। पागल लड़की हर जगह पहुंच जाती है जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए। आरब गुस्से से बड़बड़ाया था, जबकि अब वो अपना काम करके अपनी गन को जेब में लगाता हुआ कमरे से जा चुका था। वो जो करना चाहता था उसने कर लिया था। जल्दी ही चेयरपर्सन के मरने की खबर पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी और अब उसकी इंक्वायरी बिठा दी गई थी कि आखिर कॉलेज के अंदर आकर कौन चेयरपर्सन को मारकर चला गया, कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। आरब ने 2 दिन की लीव ले ली थी और अब जब वो 2 दिन के बाद क्लास में दाखिल हुआ तो परी को देखकर उसका मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था, क्योंकि परी ने हरकत ही कुछ ऐसी की थी। वो बड़े ध्यान से लेक्चर दे रहा था कि जब उसकी नज़र सोई हुई परी पर पड़ी थी। इस लड़की का ध्यान पढ़ाई के अलावा हर बेकार की चीज में था। अभी तो उसे उस दिन वाली बात पर भी परी पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो देख लेती तो सब कुछ खराब हो जाता। मिस परी, आरब के बार बार बुलाने से वो टस से मस न हुई तो उसके पास बैठी उसकी दोस्त ने उसे हिलाया, जिससे कि वो एकदम से हड़बड़ाकर उठी थी। क्या हुआ? क्या हुआ? तूफान आ गया या फिर दुश्मन देश ने हमला कर दिया? वो एकदम हड़बड़ाकर इधर उधर देखते हुए बोली थी। कुछ नहीं मिस परी, बस सुबह हो गई है जिसे शायद आपको अंदाजा नहीं है, या फिर शायद आपकी सुबह अभी भी नहीं हुई है। आरब की बात पर पूरी क्लास में दबी दबी हंसी गूंजी, जबकि वो एकदम शर्मिंदा सी हो गई थी। उसने रात को खाना भी नहीं खाया था। वो देर रात तक अपनी माँ का इंतजार करती रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत देर से सोई थी। मगर उसके माँ बाप तो अपनी ज़िंदगी में मगन थे। उन्हें अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। मिस परी, बताइए कि मैंने क्या पढ़ाया? आरब ने उसे इशारा करके बोला। परी तो बुरी तरह हड़बड़ा गई। सर, मुझे नहीं मालूम, परी ने नज़र झुकाकर कहा। जाहिर है, जब आपका ध्यान अपनी पढ़ाई के अलावा दूसरी बेकार की चीज़ों पर होगा तो आपको कैसे मालूम होगा कि मैंने क्या पढ़ाया? मुझे बताइए, आपने सेमेस्टर में पास होना है या नहीं? आरब गुस्से से बोला। जी सर, पास होना है, परी सहमी आवाज़ में बोली। लेकिन आपके हाव भाव देखकर नहीं लगता कि आपके पास होने का कोई इरादा है। उठिए वहाँ से और यहाँ मेरे सामने आकर पहली सीट पर बैठिए और अब गौर से सुनिएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर देने के बाद आरब ने सबको असाइनमेंट के टॉपिक्स दिए और 2 दिन का टाइम दिया। मिस परी, सबसे पहले मैं आपके असाइनमेंट चेक करूँगा, इसलिए खबरदार जो आपने 2 दिन के बाद छुट्टी की तो। आरब परी को तेज नज़रों से घूरते हुए बोला। जी सर, परी ने जान छुड़ाते हुए कहा। गुड। आरब उसे कहकर क्लास से बाहर निकल गया। आखिर इस इंसान को प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, हर बात पर मेरा गार्जियन बन जाता है। इतनी फिक्र तो मेरे माँ बाप को नहीं जितनी इसको मेरी है, गुस्से से कहती परी पैर पटक कर क्लास से बाहर चली गई। कैसे हो राहुल? परी ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। ठीक हूँ। वो राहुल, मुझे तुमसे ना एक ज़रूरी बात करनी है। परी को समझ नहीं आ रहा था कि असल टॉपिक पर राहुल से कैसे बात करे। तो करो, मैं सुन रहा हूँ, वो बिजी से अंदाज में बोला था। राहुल, मेरे प्यारे दोस्त, सर आरब ने मुझे असाइनमेंट दी है, हिम्मत करते हुए परी ने कह दिया था। साथ ही चेहरे पर ढेर सारी उदासी भी सजा ली थी। तो वो तो सबको दी है, तुम कोई अनोखी तो नहीं हो। लेकिन राहुल, मुझे ना तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? राहुल ने सवाल किया। वो राहुल, मैं कल असाइनमेंट का टॉपिक देखा था मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। परी, वो टॉपिक सर ने क्लास में पढ़ाया था, अगर तुम अपने नोट्स देखोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि उस टॉपिक में क्या है। राहुल ने अब गुस्से से कहा था। हाँ, लेकिन मुझे नहीं आई ना समझ। अब वो कैसे बताती कि उसने तो लेक्चर नोट ही नहीं किया था। वो राहुल, मैं कह रही थी अगर तुम मेरी मदद कर दो, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस इतनी कि मुझे सर आरब से डांट ना खानी पड़े। परी ने आंखों में उम्मीद लिए पूछा। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। थोड़ी सी मदद के चक्कर में तुम सारी असाइनमेंट मुझसे ही बनवाओगी। राहुल ने साफ तौर पर इनकार किया। राहुल, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम तो सबकी मदद करते हो, क्लास के टॉपर हो, जरा से मेरी मदद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दुनिया भर की मासूमियत चेहरे पर सजाते हुए परी ने उससे विनती की थी। हालांकि अंदर ही अंदर गुस्से के मारे खौल रही थी। उसका जी चाह रहा था कि राहुल के बच्चे का मुंह तोड़ दे। अगर जरा सी मदद कर देता तो उसका क्या चला जाता, लेकिन फिलहाल गुस्सा दिखाने से काम बिगड़ जाता,
इसलिए वो बहुत ही प्यार से राहुल को मनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर देता अगर ये किसी और सर की असाइनमेंट होती तो, मगर तुम्हें सर आरब का पता है ना, वो कितने गुस्से के तेज हैं। अगर उन्हें जरा सा भी पता लगा कि असाइनमेंट तुमने नहीं बल्कि किसी और ने बनाई है तो खुद तो तुम मरोगी ही, बल्कि मुझे भी मरवाओगी। राहुल ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। प्लीज़ राहुल, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं लूँगी। अगर पकड़ी भी गई तो कसम ले लो तुम्हारा नाम नहीं लूँगी। सर की जो भी पनिशमेंट होगी वो मैं खुद देख लूँगी, लेकिन बस प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो, पक्का। इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगी, जितने तुम कहो। परी ने उसे लालच देने की कोशिश की, जिस पर राहुल कुछ सोच कर रह गया था। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे एक बहुत अच्छी सी पार्टी देनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लाओ दो। अपना टॉपिक बता देना, और हाँ, कल यूनिवर्सिटी जल्दी आकर सर के लेक्चर से पहले ही ले जाना, राहुल ने उसे समझाते हुए कहा। थैंक यू सो मच राहुल, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। परी खुश होकर वहाँ से चली गई कि इतनी बड़ी बोरिंग जिम्मेदारी अब उसके सर से उतर चुकी थी। तो क्लास, जैसा कि मैंने आप सबको एक असाइनमेंट दी थी, तो मिस परी आपकी असाइनमेंट कहाँ है? यकीनन आपने अपनी असाइनमेंट तैयार कर ली होगी। आरब ने परी को तंजिया नज़रों से देखते हुए कहा था। जी सर, मैंने कर ली है। परी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई और आरब को जाकर अपनी असाइनमेंट पकड़ा दी। इम्प्रेसिव, आरब ने उसकी तारीफ करके उसे मोटिवेट किया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये लड़की असाइनमेंट कंप्लीट कर देगी। बहुत अच्छे मिस परी, आपने बहुत अच्छी असाइनमेंट लिखी है। क्या आप क्लास को बता सकती हैं कि आपने असाइनमेंट के लिए कौन सी किताबें इस्तेमाल की? आरब ने परी को बेहद संजीदा अंदाज में पूछा, जिस पर परी बुरी तरह हड़बड़ा गई। वो सर, लाइब्रेरी से मैंने बुक्स ली थी और वो बस उन्हीं से लिखा है। क्या नाम था उनका? परी सोचने की अदाकारी करने लगी। ये असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, ना कि राहुल को। कितने पैसे दिए हैं आपने राहुल को अपनी असाइनमेंट लिखवाने के लिए? इस बार आरब के शब्दों में सख्त गुस्सा था। वो उसे सख्त नज़रों से देखते हुए बोलने लगा, जिस पर परी आंखें फाड़कर अपने सामने खड़े उस इंसान को देखती रही। इंसान की नज़र है या चील की, कि जिसकी नज़र बारीक से बारीक चीज़ पर पहुंच जाती है? उसने अंदर ही अंदर गुस्से के मारे दांत पीसे थे, लेकिन फिलहाल तो उसकी चोरी पकड़ी गई थी। लेकिन आखिरी कोशिश करना चाहती थी खुद को बचाने की। सर, सारी असाइनमेंट मैंने खुद लिखी हैं, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैंने खुद ही मेहनत से लिखी हैं। क्यों राहुल, बताओ जरा सर को। परी ने साफ झूठ बोलते हुए कहा, जिस पर राहुल भी उसकी अदाकारी पर हैरान था। जी सर, असाइनमेंट परी ने बनाई है, मैंने उसकी मदद नहीं की। राहुल ने परी को देखते हुए साफ झूठ बोला। आप लोगों ने मुझे पागल समझा हुआ है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए टीचर से झूठ बोलते हुए। अगले ही पल आरब ने फ़ोन पर एक रिकॉर्डिंग चलाई, जिस पर परी राहुल को पैसे देने की और असाइनमेंट लिखने की बात कर रही थी। अब तो परी ने बेबसी से आंखें मींच लीं। उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी वीडियो बना लेगा। यकीनन ये काम क्लास के ही किसी बंदे का था और उसे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? आपके कहने के अनुसार आपने तो असाइनमेंट अपनी मेहनत से लिखी है, तो ये आप राहुल को कौन से पैसे देने की बात कर रही थी? जबकि राहुल ने भी अब गुस्से से घूरकर परी को देखा था। खुद तो फंसी थी, उसे भी फंसा दिया था। सॉरी सर, परी ने नजरें नीचे करते हुए कहा, क्योंकि अब तो खुला खुला सबूत आरब के हाथ लग चुका था और झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं था। पूरी क्लास के सामने बेइज्जती पर उसका दिल चाहा कि अपना सर दीवार पर मार दे। मिस परी, आप बहुत ही गैर जिम्मेदार, चीटर और झूठी लड़की हैं। क्या पढ़ाई ये सब आपको सिखाती है? बेईमानी करना एक बहुत गलत बात है, और इसकी सज़ा ये है कि अब आप एक नए टॉपिक पर असाइनमेंट कल सुबह जमा करवाएंगी। आरब बाकी स्टूडेंट की असाइनमेंट क्लियर करता क्लास से अब बाहर जा चुका था, जबकि वो गुस्से से उसकी पीठ को घूर कर रह गई। उसका बस चलता तो कोई चीज़ उठाकर उसके सर पर मारकर उसे हमेशा हमेशा के लिए उसका किस्सा ही ख़त्म कर देती, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अब सर, अगले टारगेट का क्या करना है? सामने वाले ने आरब से सवाल किया। अभी नहीं, पुलिस अभी भी चेयरपर्सन वाले मामले पर छानबीन कर रही है। मामला थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद उसकी तरफ भी आएंगे, आरब ने कहते हुए कॉल काट दी कि तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाइए, आरब ने इजाज़त दी और अपने सामने परी को खड़ा देखकर आरब का गला तक कड़वा हो गया था। क्या बात है मिस परी? आरब ने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की। वो सर, मैं असाइनमेंट का टॉपिक पूछने आई थी, परी ने आंखें नीचे करते हुए शर्मिंदगी के साथ कहा। ग्रुप में मैंने टेक्स्ट कर दिया है, आप जा सकती हैं। और हाँ, इस बार अपनी मेहनत से करिएगा,
ना कि किसी और को पैसे देकर, आरब ने तंज करते हुए कहा, जिस पर परी सर हिलाकर बाहर निकल गई। परी, तुम अब तक जाग रही हो? शालू जी ने घर में दाखिल होते हुए सामने बैठी परी से पूछा। जी, मेरे सर की मेहरबानी है कि उनकी वजह से मैं आज आपको देख पाई। बोलते हुए उसने अपना लैपटॉप उठाया और कमरे में चली गई। शालू जी भी कंधे उचकाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। उन्हें परी के नाराज होने या खुश होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। रात देर तक परी ने असाइनमेंट बनाई। अब उसका नींद से बुरा हाल था। सुबह तैयार होकर वो जल्दबाजी में कॉलेज पहुंची क्योंकि वैसे ही लेट हो चुकी थी। रात को देर से सोने की वजह से उसकी आंख नहीं खुली थी। सर को असाइनमेंट देते ही वो हाफ डे पर घर आने का सोच रही थी। आरब अपने ऑफिस में कमरे में था कि परी नॉक करती हुई अंदर दाखिल हुई। सर, ही असाइनमेंट ले लें। आरब ने उसे असाइनमेंट ली और उसे देखने लगा। मिस परी, इसमें बहुत गलतियां हैं, मगर अपना काम खुद करके और मेहनत से करके कैसा लग रहा है आपको? आरब ने सवाल किया। जी सर, अच्छा लग रहा है, परी ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, अब आप जा सकती हैं। परी उसे घूरते हुए वहां से चली गई। खड़ूस इंसान, मैंने रात भर जाकर असाइनमेंट बनाई और कहता है मिस परी बहुत गलतियां हैं इसमें। आया बड़ा, समझता क्या है खुद को? बदतमीज, 2 शब्द तारीफ के नहीं बोल सकता था, कंजूस कहीं का। मिस परी, अभी वो उसकी तारीफें कर रही थी कि आरब की आवाज़ पर पीछे घूमी। जी सर, आपका फ़ोन ऑफिस में रह गया था। आरब ने उसे उसका फ़ोन देते हुए कहा। जी जी सर, थैंक यू, परी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। और हाँ, मेरी तारीफें मेरे मुंह पर किया करें, मेरे पीठ पीछे नहीं, आरब उसे घूरते हुए बोला और वापस ऑफिस की तरफ चला गया। परी, ये तेरी कैंची जैसी चलती जबान को आराम क्यों नहीं? सर ने सब सुन लिया है, अब क्या करूं? जरूर मुझे इसके बदले कोई बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। इससे तो अच्छा मैं जाकर उनसे माफ़ी मांग लूं। नहीं, अभी नहीं, अभी मांगी तो शायद ज़्यादा गुस्सा करें, बाद में मांग लूंगी। परी झुंझलाहट में अपने हाथों को मसलते हुए आगे बढ़ गई। आरब अपने लिए नाश्ता बना रहा था जब उसका फ़ोन बजा। जी सर, क्या हुक्म है? सामने वाले ने आरब से सवाल किया। हाँ, वो आज रूटीन के अनुसार क्लब जाएगा। हाँ, वहीं पर उसे घेर लेंगे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? कुछ घंटों के बाद आरब और उसके बंदे जैसे ही क्लब में दाखिल हुए, हर तरफ गाने की आवाज़ें, शोर शराबा, लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाच रहे थे और नशे में डूबे हुए थे कि आरब अपने साथियों को इशारा करने लगा और अचानक तभी लाइट चली गई। आरब ने फौरन अपने टारगेट को बेहोश किया और उसे कमरे की तरफ ले गया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, परी चीखते हुए बोली। वो अपने दोस्त के साथ क्लब आई थी, मगर किसी ने उसके गिलास में नशे की दवा डाल दी थी और उसे एक आदमी जबरदस्ती कमरे में ले आया था। जैसे ही आरब ने दरवाज़ा खोला, कमरे में दाखिल हुआ, परी को किसी के साथ देखकर उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद की। वो जहाँ जाता ये लड़की वहाँ पहुँच जाती थी। सर, आप? जबकि सामने आरब को खड़ा देखकर परी की जान में जान आई थी। उसने जल्दी से आरब को विनती करती नज़रों से देखा था। सर, सर प्लीज़ मेरी मदद करें। सर प्लीज़, ये लड़का मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जबकि आरब ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा था। उसकी ऐसी घूरती निगाहों को देखकर परी बुरी तरह सहम गई थी। इसका मतलब कि सर आरब उस पर यकीन नहीं कर रहे। ये सोचते हुए उसे रोना आया था। सर, मेरा यकीन करें, ये लड़का मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की। आगे कुछ बोलती कि आरब गुस्से से चीखा। बकवास बंद करो, खबरदार मेरा नाम लिया। और उस आदमी को धक्के मारकर उसने कमरे से बाहर निकाला। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम भी जाओ यहाँ से। नहीं सर, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, वो मुझे दोबारा पकड़ लेगा। मैं आपके साथ ही जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जबकि आरब झंझलाहट में अपने बालों में उंगलियां फंसाने लगा। अजीब मुसीबत थी। अगर आज उसका शिकार निकल गया तो शायद वो उसे दोबारा कभी ना पा सकता, क्योंकि उसका दुश्मन अलर्ट हो जाता। वो इस बेवकूफ़ लड़की की खातिर अपने दुश्मन को जाने नहीं दे सकता था। ठीक है, मत जाओ, यहीं बैठो, लेकिन अपने कान, नाक, मुंह बंद करके बैठना। खबरदार जो बकवास की, चुप करके बैठो यहाँ पर। अगर तुम्हारी जरा सी भी आवाज़ आई तो खुद ले जाकर तुम्हें उस लड़के के हवाले कर दूंगा। जबकि परी डरती हुई चुपचाप सोफे पर बैठ गई। वो तो इसी बात पर भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि आरब ने उसे बचा लिया था। अगले ही पल एक बेहोश आदमी को लिए कमरे में दाखिल हुआ था। आरब ने उसे बेड पर लिटाया और फिर उसकी कनपट्टी पर एक निशाना लगा दिया। फिर उसे खुदकुशी का मंजर देने की कोशिश की, लेकिन ये सब देखकर तो परी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके होठों से चीख निकलती इससे पहले ही उसने अपने दोनों हाथ अपने होठों पर जमाए थे और अपनी चीखों का गला अंदर ही अंदर घोंट दिया।
गन को वहीं बिस्तर पर छोड़कर वो परी की तरफ आया था, जबकि वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। उसने उसने आरब का ये रूप आज पहली बार देखा था। सर, ये आपने क्या किया? परी ने रोते हुए पूछा। एकदम चुप, खबरदार जो तुम्हारी आवाज़ निकली तो। लेकिन सर, वो आदमी, वो तो मर गया। उसने डरी डरी नज़रों से सामने पड़े उस बेजान वजूद को देखा। हाँ, तो इसे तो मरना ही था। यही तो मेरा टारगेट था। इसे जिंदा छोड़ने के लिए ये सब नहीं किया था। उसने इतने नॉर्मल अंदाज में कहा जैसे ये सब उसके लिए बहुत आम बात हो। लेकिन सर, ये तो बहुत गलत किया आपने। आपने अच्छा नहीं किया। अब तो आपको जेल जरूर हो जाएगी, और जेल हो जाएगी तो इसका मतलब आप हमें पढ़ाने नहीं आया करेंगे। परी की पटर पटर चलती जबान से आरब का सर दर्द करने लगा था। उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए उसने हल्का सा पिंच किया था। हल्की सी चुभन का एहसास परी को हुआ था, और अगले ही पल वो बेहोश होती आरब की बाहों में झूल गई थी। हाँ, मैं आ रहा हूँ बाहर। आरब परी को अपने बाजुओं में उठाए हुए बाहर की ओर बढ़ा था। सर, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? काफ़ी देर के बाद परी को होश आया था। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ पर है। और कुछ समझ न आने पर उसने आरब से पूछा था, लेकिन आरब ने उसका सवाल नज़रअंदाज कर दिया था। वो फ़ोन पर एक ज़रूरी कॉल कर रहा था। इंजेक्शन का असर उस पर अभी भी थोड़ा सा था, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। उसने गौर से अपने बराबर बैठे आरब को देखा था। क्लास में पढ़ाते आरब से वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। बंदा है तो हैंडसम। परी ने अपने मन में ये बात सोची थी, और फिर अपने ख्याल को तुरंत अपनी जबान पर भी ले आई थी। सर, आप इतने प्यारे हैं। कोई लड़की नहीं मिली अभी तक आपको, जो आपने अभी तक शादी नहीं की? मेरी माँ ने तो जल्दी से शादी कर लें, नहीं तो आप 1-2 साल में बूढ़े हो जाएंगे। ये देखिए, आपके सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए हैं। उसने आरब की कनपट्टी पर चमकते सफ़ेद बाल को उंगली से छूकर देखा था, जबकि उसकी इस हरकत पर आरब ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। चुपचाप बैठी रहो, वरना ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि अब दोबारा होश में नहीं आओगी। लेकिन सर, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बिना इंजेक्शन के ही नशे में झूम रही हूँ। उसने अपना सर दोनों हाथों में थामते हुए खुद को होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन इंजेक्शन का असर अभी तक उसके दिमाग से हटा नहीं था कि अगले ही पल वो लहराते हुए आरब के गोद में अपना सर रख गई थी, जबकि उसकी इस हरकत पर आरब एकदम से हड़बड़ाया था। परी, क्या कर रही हो? होश में आओ। लेकिन वो तो बेहोश हो चुकी थी। डैमिट, पता नहीं कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। ड्राइवर, गाड़ी मेरे अपार्टमेंट की तरफ ले चलो, उसने ड्राइवर से कहा। थोड़ी ही देर बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से अपार्टमेंट के सामने रुकी थी। आरब उसे बाहों में उठाए हुए अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। ड्राइवर से अपार्टमेंट के दरवाजे का लॉक खुलवाकर पैर की ठोकर से दरवाजा वापस बंद कर दा वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। उसने एक नज़र बेहोश परी के चेहरे को देखा। ये लड़की कुछ खाती पीती भी है या सिर्फ दिन भर शरारतें करती रहती है? उसे अपनी मजबूत बाहों में परी का नाजुक सा वजूद किसी फूल की तरह लग रहा था। खुद से बोलते हुए उसने आगे बढ़कर उसे बेड पर लिटा दिया था, और फिर एक नज़र उसे देखकर कमरे से बाहर निकल गया। सर, पुलिस क्लब पहुंच चुकी है। प्रताप की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलो, अच्छी बात है। आगे की जो भी खबर हो मुझे देते रहना। आरब ने सुकून से कहते हुए फ़ोन काट दिया था। सुबह जब परी की आँख खुली तो उसका नशा उतर चुका था, और अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर वो घबरा कर उठी थी। ये मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? ये कौन सी जगह है? परी खुद से ही सवाल करने लगी और घबराकर कमरे से बाहर निकली तो लॉन्च में कोई भी नहीं था। कोई है? कोई है यहाँ पर? सामने आओ, परी डरते हुए बोली। मगर जवाब न पाकर उसका दिल बुरी तरह से डर गया था, और अब वो मेन दरवाजे की तरफ भागी थी, मगर वो लॉक था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। खोलो दरवाज़ा, खोलो, कोई है बाहर? कि तभी इतने में डोर खुला और आरब कुछ सामान के साथ अंदर दाखिल हुआ। आखिर उठ गई तुम? आरब ने उसे देखते हुए कहा। सर, आप यहाँ कैसे? परी ने आरब को देखकर सवाल किया। शायद उसका दिमाग अभी भी हल्का हल्का नशे में था कि उसे अपने बेहोश होने से पहले का कुछ भी याद नहीं आया। ये मेरा ही अपार्टमेंट है जहाँ आप खड़ी हैं। लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो रात को क्लब गई थी। परी ने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा, और एकदम से आरब को देखा कि उसके चेहरे का रंग बदला था, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। आपने तो वहाँ पर किसी की जान ली थी ना? आप मुझे भी मार देंगे, इसीलिए आपने मुझे बेहोश किया था ना? और आप मुझे यहाँ अपार्टमेंट में लेकर आए हैं। परी कहते हुए बुरी तरह डरी थी और 2 कदम पीछे लिए वापस अंदर की तरफ भागती कि तभी आरब ने उसके बाजू को जोर से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया।
खबरदार जो बेकार की कोई भी बात की। अगर तुमने ये बात किसी और के सामने कही तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आरव ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। मैं सबको बता दूंगी। मैं पुलिस को भी बताऊंगी कि आपने कैसे एक पाप किया है। वो सब कुछ याद करते हुए परी सचमुच डर गई थी। अब उसे आरव पर गुस्सा भी आ रहा था। वो एक मुजरिम था और उसकी जगह सलाखों के पीछे थी। उसने सोच लिया था कि वो आरव को पुलिस के हवाले जरूर करवाएगी। उसकी बात सुनकर आरव को गुस्सा आया था। वो इसी लायक था। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरा पहला जुर्म नहीं था, आरव कह लगाकर बोला। उसकी हंसी बेहद अजीब सी हो गई थी, जबकि परी के लिए आरव का ये रूप बहुत अलग, बहुत खतरनाक था। कॉलेज में जिस तरह का वो एक डिसेंट शांत मिजाज दिखता था, वो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ये इंसान जो उसके सामने खड़ा था, ये तो कोई और ही था, जिससे परी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाने दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। परी अब सचमुच डर गई थी और अब उसे यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता तलाश करना था। इसीलिए वो तुरंत उसकी विनती करने पर उतर आई, जिस पर आरव ने उसे तिरछी निगाहों से देखा था। अच्छा, जैसे तुम्हारी बात पर मैं यकीन कर लूँगा। इतना बेवकूफ़ लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? यहीं रहोगी जब तक कि ये प्रताप वाला मामला ठंडा नहीं हो जाता, और मुझे इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी। वो अभी बोल रहा था कि तभी आरव का फ़ोन बजा। उसका हाथ पकड़कर वो कमरे की ओर लेकर बढ़ा था और उसने फ़ोन कान से लगाया था। सामने वाले की बात ध्यान से सुनने लगा, जबकि वो पीछे किसी रोबोट की तरह खींचती चली जा रही थी। सुनो, क्लब की फ़ोटोज़ में से परी की फ़ोटोज़ भी डिलीट कर दो। सारे सबूत मिटा दो कि वो वहाँ पर गई थी, आरव ने कहते हुए फ़ोन काट दिया। आप मेरी फ़ोटो क्यों डिलीट करवा रहे हैं? बोलिए। इतनी बेवकूफ़ नहीं हो जितनी बनने की कोशिश करती हो। ये मामला उठाया जाएगा तो तुम्हारी तस्वीरें भी खूब उछाली जाएंगी, और तुम वहाँ जिस हालत में थी, जिस लड़के के साथ थी, तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की हो जानी है। तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को अगर पता भी लग गया कि मैं क्लब गई थी तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब मेरे पेरेंट्स को ही कोई फ़र्क नहीं, तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बात बनाते हैं, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी चमकने लगी थी, चेहरे पर उदासी उतर आई थी। परी, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी फ़ोटो इसलिए भी डिलीट करवा रहा हूँ ताकि पुलिस तुम्हें इंक्वायरी में शामिल न करे, क्योंकि अब तुम यहाँ से बाहर तो निकल नहीं सकती। देखिए सर, मैं आपसे वादा कर रही हूँ ना कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। प्लीज़ मुझे जाने दें। परी ने उसे देखकर मासूमियत भरे अंदाज में कहा था। नाश्ता कर लो आकर, आरव ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, बस आप मुझे यहाँ से जाने दें। वो एकदम गुस्से से चीखते हुए बोली। नहीं, खाना तुम मत खाओ, मगर ये सोच लो अगला खाना अब रात को ही मिलेगा। सारा दिन भूखे रहना है तो तुम्हारी मर्जी। आरव ने नाश्ता करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसकी बात को सुनते हुए वो भी चुपचाप टेबल पर आकर बैठ गई। हालांकि मुंह बना हुआ था, क्योंकि भूख तो उसे भी बहुत लगी थी, लेकिन नाश्ते को देखकर उसका मुंह फिर से बन गया। ये कैसा नाश्ता है? रानी तो इससे ज़्यादा मज़े के पराठे बनाती है। ये इतने सख्त नान मैं नहीं खा सकती। परी ने नान के साथ चने की सब्जी को देखकर मुंह बनाया। मिस परी, आप इस वक्त मेरी कैद में हैं। किसी रेस्टोरेंट में नहीं आई जो आप इस तरह अपनी फरमाइशें कर रही हैं। खाना है तो खा लो, नहीं तो चुप करके कमरे में चली जाओ। और अपनी आरव ने उसको तेज नज़रों से घूरते हुए कहा, जिस पर परी चुपचाप खाना खाने लगी। मरती क्या न करती, लेकिन गुस्से से एक नज़र आरव को घूरना नहीं भूली थी। चलिए, अब आपने खाना खा लिया तो अपने कमरे में जाइए। खाना खाने के बाद आरव ने बर्तन समेटते हुए कहा। मैं नाश्ते के बाद चाय भी पीती हूँ, परी ने मज़े से कहा, जिस पर आरव ने अपनी मुट्ठियाँ भींची। परी, क्या आप अपना फरमाइशी प्रोग्राम बंद कर सकती हैं? मेरे पास बहुत से काम है करने को, और अगर चाय पीनी है तो खुद बनाएं। मगर मुझे तो चाय बनानी नहीं आती, प्लीज़ बना दें, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। परी ने मासूमियत से आरव को देखते हुए कहा। वैसे ये बात तो सही कही आपने, आपको देखकर लगता भी यही है कि आपको बातें बनाने के अलावा कुछ और नहीं आता, आरव ने जलकर कहा। परी मुंह बनाकर रह गई। आरव ने चाय बनाने के लिए सॉसपैन निकाला तो उसे देखकर परी आरव को पीछे से अपनी पसंद भी बताने लगी। सर, मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय पसंद है, बहुत ज़्यादा दूध मत डालना, थोड़ी कड़क रखना। बोलते हुए परी आरव के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। चाय को कम से कम 5 मिनट तक पकाना।
अब तो आरब की बर्दाश्त की सारी हदें ख़त्म हुई थीं। उसने फौरन बाजू से पकड़कर परी को अपने सामने खड़ा किया था और गुस्से से दहाड़ा, मिस परी, चुपचाप जैसी चाय बने वैसी पी लेना। अगर आपने मुझे नखरे दिखाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर परी डरकर चुपचाप कोने में बैठ गई और उसे चाय बनाते हुए देखने लगी। परी ने चाय का पहला घूंट लिया तो अचानक उसकी जीभ फिसली। चाय थोड़ी सी फीकी, मगर फिर आरब की घूरती निगाहें देखकर एकदम अपनी जीभ दांतों तले दबाई थी। बहुत अच्छी बनाई है आपने चाय, बहुत अच्छी। मैंने तो कभी पहले ऐसी चाय नहीं पी। चाय पीकर परी अपने कमरे में चली गई और आरब अपनी स्टडी में आ गया। हाँ बताओ सतीश, क्या खबर है? आरब ने फ़ोन पर सतीश को कहा। सर, प्रताप के केस की इंक्वायरी जारी है, मगर पुलिस ने उसकी ऊंची पहुंच को देखते हुए क्लब की बजाय घर का नाम लिया है कि उसकी बॉडी घर पर मिली थी, सतीश ने बताया। इन 2 टके के लोगों को जिनको दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं होती, खुद अपने नाम और इज्जत को बचाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। खैर, तुमने परी की फ़ोटोज़ डिलीट करवा दी थी ना? जी सर, वो मैंने करवा दी थी। अच्छा, ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। ठीक है, मुझे न्यूज़ देते रहना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आरब की नज़र परी के पैरों पर पड़े, जो स्टडी के दरवाजे से कान लगाकर उसकी बातें सुन रही थी, जिस पर आरब ने फ़ोन फौरन काटा और स्टडी का दरवाज़ा खोल दिया। परी एकदम से इन्वेलेंस होकर अंदर गिरती कि आरब ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो सर, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो बस अपना नाम सुनकर दरवाजे पर रुक गई थी। वो हड़बड़ाते हुए अपनी सफाई देने लगी। अच्छा, गुजर रही थी, लेकिन दरवाजे पर कान लगाकर उसने गुस्से से उसे एक झटके से अपने सामने खड़ा किया। वो सर, मैं ये कहने आई थी कि फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर यूनिवर्सिटी ना गई तो मुझे पेपर्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, परी ने उसकी विनती करते हुए कहा। कि ऐसे तो अच्छा, वैसे तो तुमने जैसे टॉप करना है, सारा सेमेस्टर कुछ पढ़ा नहीं। अगर नहीं जाओगी कुछ दिन तो कुछ नहीं होता। लेकिन सर, आपने भी तो यूनिवर्सिटी जाना होगा ना? तो मैं आपके साथ ही चली जाऊंगी। आप मुझ पर नज़र भी रख लेना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। परी ने अपनी तरफ से सोचते हुए उसे बहुत अच्छा आइडिया दिया। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी छोड़ चुका हूँ, आरब ने उसकी बात के जवाब में कहा। क्यों? कहीं आपने वहाँ पर भी तो किसी को नहीं टपका दिया? परी ने उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए कहा। शट अप, तुम मुझसे कह रही हो कि तुम किसी को जाकर कुछ नहीं बताओगी, मगर यहाँ मेरे सामने तुम्हारे मुंह से ये बकवास बंद नहीं हो रही, और इसी वजह से मैं तुम्हें भेज नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी इस चलती जबान को जरूर खुजली होगी जो कहीं भी रुकती नहीं है। अब जाओ यहाँ से अपने कमरे में, और ख़बरदार जो मेरी जासूसी करने की कोशिश की और या मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की, मुझ पर नज़र रखने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा बुरा हाल करूँगा। आरब उसे गुस्से से घूरते हुए वहाँ से निकला, जिस पर परी डर गई और अपने कमरे की ओर भागी। वैसे आपने मेरे घर वालों को क्या कहा कि मैं कहाँ पर हूँ? परी अगले ही पल फिर से उसके सामने खड़ी थी। परी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और जाओ यहाँ से। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं, आपने मेरे मम्मी पापा को क्या कहा है? क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ, मेरे घर से गायब होने पर उन लोगों ने मुझे ढूंढा तो ज़रूर होगा। भले वो मुझसे प्यार करते हों या ना करते हों, लेकिन मुझे ढूंढेंगे तो ज़रूर, इतना तो मैं जानती हूँ। उनकी पहुँच बहुत है। मेरे पापा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। अब तक तो वो मुझे ढूंढ भी चुके होते, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आखिर उन्होंने मुझे अब तक ढूंढ क्यों नहीं पाया। वो बड़े ही सोचने वाले अंदाज में बोल रही थी। मैंने तुम्हारे फ़ोन से उन्हें मैसेज कर दिया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई हो। अब जाओ यहाँ से, आरब उस पर चिल्लाते हुए बोला। जा रही हूँ, वैसे मेरा फ़ोन तो दे दें, गेम ही खेलूंगी, कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा, परी ने तंग करते हुए कहा, मगर उसकी नज़रों की सख्ती को देखकर अपना मुंह बंद करने में ही अपनी भलाई समझी थी। फ़ोन तो मैं किसी न किसी तरह हासिल करके रहूँगी, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था, और ये मौका उसे अगले दिन शाम को मिला, जब वो दबे कदमों आरब के कमरे में दाखिल हुई थी। आरब नहा रहा था, क्योंकि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो जल्दी जल्दी इधर उधर फ़ोन ढूंढने लगी, लेकिन ना तो उसे अपना फ़ोन दिखाई दिया और ना ही आरब का। एक टेबल पर आरब का लैपटॉप खुला रखा था। शायद वो कोई काम कर रहा था, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन ओपन थी। कोई बात नहीं, इसी से पापा को मेल करती हूँ। वो जल्दी से लैपटॉप के सामने बैठ गई, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि आरब जो ज़रूरी काम कर रहा था
सतीश का कॉल आने पर जल्दी से फ्रेश होने बाथरूम चला गया था, क्योंकि उसे तुरंत सतीश की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंचना था। लेकिन परी उस लोकेशन को डिलीट कर चुकी थी। इसके साथ ही वो कुछ जरूरी फाइल भी डिलीट कर चुकी थी। जब उसे बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज़ आई तो वो एक झटके से खड़ी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने डरते हुए आरब की ओर देखा। वो सिर्फ टॉवल में ही बाथरूम से बाहर निकल आया था। उसकी पूरी बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। गीले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। आरब को इस रूप में देखकर परी शर्म से लाल हुई थी। आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की के सामने ऐसे कौन आता है? बकवास बंद करो अपनी। ये मेरा रूम है और मैं इस रूम में जैसे चाहूँ वैसे घूम सकता हूँ। तुम्हें तमीज है या नहीं? किसी के रूम में बिना नॉक किए नहीं आते। वो 2 कदम चलते हुए उसके करीब आया था और उसके बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया। बताओ क्यों आई थी? मैं अपना मोबाइल ढूंढने आई थी, लेकिन मोबाइल नहीं मिला तो लैपटॉप। उसके शब्द अधूरे रह गए थे जब आरब की नज़र अपने लैपटॉप पर पड़ी थी, जहां खुली स्क्रीन पर उसकी ज़रूरी फाइल जो उसने सेव नहीं की थी वो नहीं थी, और सतीश की भेजी हुई लोकेशन भी डिलीट हो चुकी थी। गुस्से के मारे आरब का खून खौल उठा था। बेवकूफ़ लड़की, जब तुम्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता तो चलाती क्यों हो? तुम्हें पता है तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है? वो गुस्से से इतनी जोर से दहाड़ा कि परी सहम गई थी। तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। मैं अब तक तुम पर नरमी बरत रहा था, लेकिन अब तुम देखो मैं तुम्हें कितनी भयानक सज़ा देता हूँ। उसने झटके से उसे बेड पर धकेलते हुए कहा था और फिर बेड पर पड़े अपने कपड़े उठाता ड्रेसिंग रूम में घुस गया था। कपड़े पहनकर बाहर आया। शर्ट के बटन लगाते हुए वो सतीश को कॉल कर रहा था। सतीश, बाय मिस्टेक फाइल डिलीट हो गई है। क्या तुम ये क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? उसे लगा कि सतीश के मोबाइल में सारा डेटा मौजूद होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। अब तो उसे और भी गुस्सा आ रहा था सतीश की बातें सुनकर, क्योंकि सतीश के मोबाइल में भी डाटा नहीं था, क्योंकि वो सेफ्टी के तौर पर अपने मोबाइल को इन चीज़ों से खाली रखता था, जबकि परी का डर के मारे बुरा हाल था। उसने एक झटके से परी का बाजू पकड़ा और उसे बालकनी में धक्का दिया। तुम्हारी सज़ा ये है कि जब तक मैं घर न लौटूं तुम यहीं ठंड में जमती रहोगी। 1 घंटे तक ठंड में बैठोगी तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। ये कहते हुए बालकनी का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गया था। बालकनी भी उसके घर के गार्डन की तरफ खुलती थी, जिससे कि परी किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकती थी। जबकि परी रोते रोते उससे विनती कर रही थी, लेकिन आरब ने उसकी एक न सुनी और वो कमरा लॉक करने के बाद घर को भी लॉक करके बाहर चला गया था। वो अपने काम में ऐसा उलझा कि परी को भूल गया था। जब अपने खास आदमियों से मीटिंग करके होटल से बाहर निकला तो बाहर बरसती बारिश ने उसके होश उड़ाए थे। अगले ही पल उसे परी का ख्याल आया था। उसने तुरंत घड़ी में टाइम देखा। उसे घर से निकले पूरे 5 घंटे हो चुके थे। इसका मतलब वह पूरे 5 घंटे से बाहर ठंड में बैठी हुई थी और अब बारिश में भीग रही थी। आरब का दिल धक से हुआ था। उसने बहुत तेज ड्राइविंग की थी और घर पहुंचा। रास्ते भर वो भगवान से प्रार्थना करता रहा कि परी को कुछ ना हो। उसका दिल पहली बार परी के लिए इतना ज़्यादा बेचैन हुआ था। अगर उसे कुछ हो गया तो ये ख्याल उसकी जान लेने लगा था। जल्दी से बालकनी खोलता वो बालकनी में आया, जहाँ ठंड से वो एक दीवार से टिकी बैठी देखकर उसकी जान निकली थी। परी, वो जल्दी से उसके करीब आया और उसके गाल थपथपाने लगा, जो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। परी, आंखें खोलो। उसके नीले पड़ते होंठ, उसका बेजान वजूद, आरब का दिल धक से हुआ था। उसका जी चाहा वो अपना सर दीवार पर मार दे। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था? वो जल्दी से परी को अपनी बाजुओं में उठाए कमरे में दाखिल हुआ था। कमरा सब तरफ से बंद करते हुए उसने हीटर ऑन किया, उसे कंबल से ढकते हुए। तब भी परी को होश नहीं आ रहा था। अब क्या करूं? घड़ी में टाइम देखा, 1 बज रहा था। इस समय तो डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। उसने जरा सा कंबल हटाते हुए परी के गालों को छुआ था, जो अभी भी बर्फ की तरह ठंडे थे। अचानक उसका ध्यान परी के गीले कपड़ों पर गया था। मुझे इसके कपड़े बदलने पड़ेंगे, नहीं तो इसकी ठंड खत्म नहीं होगी। लेकिन कैसे? वो एकदम से हड़बड़ाया था, लेकिन ये करना जरूरी था। वो अपने कबर्ड से अपना लोअर और शर्ट लेकर आया और परी के ऊपर से कंबल हटाया था। उसका दुपट्टा हटाते हुए उसका दिल जोर से धड़क उठा था। वो कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया था। ये पहला मौका था कि परी पहली बार उसके इतना करीब हुई थी। यह गहरा सांस लेते हुए उसने कमरे की लाइट ऑफ की और बड़ी सावधानी से उसके कपड़े चेंज करने लगा।
जब उसके हाथों ने परी के नरम वजूद को छुआ तो एक स्पार्क उसके पूरे बदन में दौड़ गया था, लेकिन वो खुद पर बर्दाश्त के पहरे बिठाता उसके कपड़े बदलता रहा। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम था जो आज उसने जिंदगी में पहली बार किया था। कपड़े बदलने के बाद उसने गहरी सांस ली थी। परी को एक तरफ करता उसने गीली चादर भी बेड से हटाई थी और अब एक मोटा सा कंबल उसके ऊपर डाल दिया था। परी को अभी भी होश नहीं आया था और फिर वो सब कुछ भुलाए उसके कंबल में लेटकर उसे अपने सीने से लगा चुका था। धीरे धीरे उसके वजूद को गर्म करने लगा। ये लड़की उसे इतनी प्यारी हो गई थी, उसे एहसास नहीं था। वो उसके माथे को अपने होठों से छूता हुआ भगवान से उसके ठीक होने की दुआ करने लगा। और तभी परी के वजूद ने हल्की सी हरकत की थी। वो उसके चौड़े सीने में और भी सिमट रही थी, क्योंकि आरब से उसे गर्मी महसूस हो रही थी। उसे हरकत करते देख आरब के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आई थी और वो उसे अपने सीने से भींच कर सुकून से लेट गया था। कब वो गहरी नींद में चला गया उसे खुद पता नहीं चला। सुबह उसकी आंख खुली तो परी अभी भी उसके सीने से लगी लेटी थी। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो परी को खुद से दूर करे। उसे लगता था कि वो ऐसे ही लेटा रहे। परी की आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर उससे दूर हुई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या 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 आपने रात को मेरे साथ? और जब उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी तो उसे एक और जोर का झटका लगा था। रात का एक एक सीन उसे याद आ गया। आप गंदे पत्थर दिल इंसान मुझे ठंड में और बारिश में छोड़कर चले गए थे, और रात को आपने मेरा फ़ायदा भी उठाया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। उसने अपने लंबे नाखूनों से आरब के चौड़े सीने को खरोंच कर रख दिया था। आरब ने तुरंत उसके दोनों हाथों को जकड़ लिया। उसके दिए गए जख्मों से आरब को जलन महसूस हो रही थी, लेकिन ये जलन भी उसे मीठा मीठा सा सुकून दे रही थी। होश में आओ परी, अगर मैं तुम्हारे करीब ना आता, तुम्हारे वजूद को गर्म ना करता, तो शायद अब तक तुम भगवान जी के पास पहुंच चुकी होती। मतलब क्या किया था आपने रात को? कुछ ज़्यादा नहीं किया था। वो उसके हाथ छोड़ते हुए अब अपनी शर्ट पहनने लगा था। तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे और तुम्हें अपनी बॉडी की थोड़ी सी गर्मी दी थी। बेफिक्र रहो, अपनी हद पार नहीं की थी। जबकि उसकी बातें सुनते परी का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। आपने मेरे कपड़े बदले? मतलब आपने सब कुछ देख लिया? उसकी बड़ी बड़ी फैली आंखें देखकर आरब को हंसी आई थी। कुछ भी नहीं देखा, लाइट बंद कर ली थी मैंने। वो बड़े सुकून से कहता हुआ बाथरूम में चला गया था, जबकि वो अभी भी हैरान व परेशान सी खड़ी थी। बाथरूम से निकलकर आया, फिर से परी के सवाल शुरू हुए थे। ठीक है, लाइट बंद की थी, लेकिन हाथों से तो महसूस किया होगा ना? उसकी बात सुनते ही आरब के दिमाग में रात वाले वो पल घूम गए थे। होठ का एक कोना दबाते हुए उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। यार तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? वकील बनोगी क्या फ्यूचर में जाकर? फ्रेश होकर आओ, मैं नाश्ता बनाता हूँ। वो उससे नज़र चुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया था, जबकि परी बाथरूम में जाकर बंद हुई थी। कपड़े उतारते हुए यही सोचकर शर्म से लाल हो रही थी कि आरब ने रात उसके कपड़े चेंज किए थे। उसने अपनी पूरी बॉडी पर एक निगाह डाली थी, शायद कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल आरब पर यकीन कर चुका था कि रात को आरब ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया होगा। आरब का ख्याल आते ही उसके होंठों पर एक शर्मीली और एक हल्की सी मुस्कान आकर ठहर गई थी। कुछ दिनों के बाद जब मामला ठंडा हुआ तो आरब ने सतीश को कॉल किया था। क्या हालात हैं सतीश? जी सर, पुलिस ने बहुत कोशिश की मगर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला, और फिर प्रताप की मौत को खुदकुशी और डिप्रेशन का जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस ने इसी नतीजे पर पहुंचकर इस केस को क्लोज कर दिया है। सतीश ने आरब को खबर देते हुए कहा। अच्छा, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आरब शर्मा उर्फ बादशाह का इतना डर बैठ चुका है लोगों के दिल में कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि बादशाह कभी किसी को माफ़ नहीं करता। फिर परी के कमरे में दाखिल हुआ तो वो बाथरूम से बाहर निकली थी, शायद मुंह धोने के लिए गई थी। उसके चेहरे पर अभी भी पानी की बूंदें थीं जो उसके नए नक्श को और भी हसीन बना रही थीं। एक पल के लिए वो उसके हसीन चेहरे में खो गया था, फिर संभलते हुए उसने अपनी नज़रें फेर लीं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन अपने वादे पर कायम रहना। किसी के सामने अपनी जबान मत खोलना। सच्ची आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं? ये सूरज कहाँ से निकल आया? परी ने खुश होते हुए कहा। जहाँ से भी निकला हो, मगर तुम एक बात समझ लो, वो केस बंद हो चुका है, लेकिन तुमने अपनी जबान को तकलीफ़ देने की कोशिश की तो तुम जानती हो तुम्हारी जान लेने में भी मुझे जरा भी तकलीफ़ नहीं होगी। बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कहते हुए
आरब बाहर निकल गया था। तुम्हारी जान लेने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी, ये तो मुझे भी पता है। इतने लोगों को मार चुके हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे अंदर तो कोई एहसास ही नहीं है, परी ने चिढ़कर अपने दिल में सोचा था और फिर उसके पीछे पीछे चल दी। सर, अब तो पेपर भी गुजर चुके हैं, मैं क्या करूँगी? परी ने दुख से आरब को देखते हुए कहा। दोबारा सेमेस्टर रिपीट कर लेना, तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? आरब ने गाड़ी चलाते हुए फोकस करते हुए कहा। सर, अब मैं इतनी निकम्मी भी नहीं हूँ, बस आपका सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल था, वरना बाकी तो। आरब ने परी की बात को बीच में रोका। जानता हूँ बहुत अच्छे से, तभी तो सर पुनीत के पेपर में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी। सर, आपको तो हर बात पता है। वैसे सर, एक बात बताइए, आप जिन लोगों को मारते हैं, क्या उनकी आत्मा आपको रात को डराती नहीं? मैंने तो सुना है जो लोग बेमौत मरते हैं उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। चुप करके बैठो, वरना ये सारी आत्माएं तुम्हारे कमरे में आज रात को ही भेज दूंगा। जबकि परी अब सचमुच डर गई थी और खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आप को बहलाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही गाड़ी परी के घर पहुंची, वो गाड़ी से उतरकर नीचे खड़ी हुई थी। ओके सर, मैं चलती हूँ, आपको अब तंग नहीं करूँगी, परी ने हंसते हुए कहा, जिस पर आरब भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। जबकि परी एकदम हैरान रह गई थी कि आरब मुस्कुराया था। सर, मेरा फ़ोन तो वापस कर दें, परी ने आरब को देखते हुए कहा। आरब ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और परी की तरफ बढ़ाया। परी ने अपना फ़ोन पकड़ा, फिर आरब की तरफ देखकर बोली, सर एक सेकंड, अपना फ़ोन दीजिएगा। परी उससे फ़ोन लेकर अपना नंबर उस पर डायल करने लगी, जिस पर उसके फ़ोन की घंटी बजी थी। कभी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लीजिएगा, परी हंसकर बोली और अपने घर के अंदर चली गई। जिंदगी रूटीन पर आ गई थी। परी ने फिर से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था और अब वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेती थी। आज जब यूनिवर्सिटी से घर आई तो उम्मीद के बिल्कुल उलट उसकी मम्मी आज घर पर ही मौजूद थी। अरे परी बेटा, आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। शालू जी ने मुस्कुराकर परी को देखकर कहा। क्यों, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अरे वो कार्तिक आया है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परी ने कार्तिक को देखा, जो मुस्कुराकर परी को देखते हुए हाथ हिला रहा था। हेलो परी, कैसी हो? जबकि परी ने उसे इग्नोर किया। कार्तिक कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगा, जब तक इसका घर तैयार नहीं हो जाता। शालू जी के दोस्त का बेटा था कार्तिक, और वो अभी अभी हिंदुस्तान आकर शिफ्ट हुआ था। तो ये आप सब मुझे क्यों बता रही हैं? परी ने शालू जी को देखकर कहा। बेटा, कार्तिक तुम्हारी एज का है, तुम उसे कंपनी दो, शालू जी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। परी की इस हरकत पर उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो कार्तिक के सामने चुप रहीं। परी अपने कमरे में आ गई थी तो शालू जी भी उसके पीछे आ गईं। परी, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें नहीं मालूम कि घर आए मेहमान को कैसे ट्रीट करते हैं? तुम्हारा व्यवहार कार्तिक की तरफ कितना ठंडा था, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? शालू जी ने परी को डांटते हुए कहा। मॉम, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये कैसी बदतमीजी भरी बातें करी हो, पता नहीं किन लोगों में उठ बैठ रही हो। खैर, कार्तिक से मिसबिहेव मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड? शालू जी परी को डांटते हुए बाहर चली गई थीं। रात को खाने की मेज पर शालू जी, परी के पापा, परी, राकेश खन्ना और कार्तिक बैठे खाना खा रहे थे। परी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? राकेश जी ने उससे बात की शुरुआत की। ठीक जा रही है डैड, परी ने बेदिली से कहा। परी बच्चे, अपनी पेंटिंग्स कार्तिक को दिखाना खाने के बाद, राकेश जी ने परी को कहा। नहीं, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को नहीं दिखाती, परी ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर राकेश जी और शालू जी ने बेचैनी से पहलू बदला। खाने के बाद परी अपने कमरे में बैठी असाइनमेंट तैयार कर रही थी कि कार्तिक उसके कमरे में चला आया। क्या कर रही हो परी? कार्तिक ने परी से पूछा। क्या बदतमीजी है ये? आपको मैनर्स नहीं कि किसी के कमरे में नॉक करके जाते हैं? ऐसे मुंह उठाकर किसी के कमरे में नहीं जाया जाता, परी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, जिस पर कार्तिक एक पल के लिए शर्मिंदा हुआ। सॉरी, मेरे ध्यान से उतर गया, उसने शर्मिंदा अंदाज में कहा। वैसे क्या कर रही हो? उसने फिर से पूछा। साइकोलॉजी का असाइनमेंट बना रही हूँ, परी ने कार्तिक को देखते हुए कहा। अरे वाह, मतलब तुम लोगों के दिमाग पढ़ना जानती हो, कार्तिक ने परी से इम्प्रेस होते हुए कहा। सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि उनकी नीयत भी पढ़ना जानती हूँ, परी ने कार्तिक को तेज नज़रों से घूरते हुए कहा, जिस पर कार्तिक ने पहलू बदला। सुना है तुम बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हो, क्या मेरे लिए कॉफ़ी बनाओगी? कार्तिक ने उससे फरमाइश की। अपनी माँ की बातें याद करते हुए वो मजबूरन कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आ गई थी। साथ ही उसने आरब को कॉल लगाया था, क्योंकि उसे असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। सोचा कॉफ़ी बनाते हुए आरब से टॉपिक डिस्कस कर लेगी।
आरब ने उसका नंबर बातूनी बिल्ली के नाम से सेव कर रखा था। जगमगाता नंबर देखकर आरब के होंठों पर एक मुस्कान आई थी। कैसी हो? ठीक हूँ सर, एक ज़रूरी पॉइंट डिस्कस करने के लिए आपको फ़ोन किया था। वो जैसे ही कॉफ़ी का डिब्बा लेकर पीछे पलटी थी, कार्तिक को उसने बिल्कुल अपने पीछे खड़ा पाया। एक पल के लिए तो परी बुरी तरह से घबरा गई थी। कार्तिक, आप जाकर लॉन्ज में बैठे, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। परी ने कार्तिक को वहाँ से जाने के लिए कहा। नहीं, मैं तुम्हें अपने लिए कॉफ़ी बनाते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे काम करते हुए कितनी अच्छी लगती हो तुम। कार्तिक ने अचानक ही परी का हाथ पकड़ते हुए कहा, जिस पर परी झटका खाकर पीछे हटी। साथ ही उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अपनी हाथ में रहो कार्तिक। परी ने कार्तिक को धक्का दिया। मत भूलो तुम मेरे घर में खड़े हो। परी उसे धक्का देकर फौरन अपने कमरे की तरफ भागी थी। फोन उसने बेड पर डाल दिया था और अब फूट फूट कर रो रही थी कि तभी कार्तिक दोबारा से कमरे में दाखिल हुआ था। और अब परी बुरी तरह से डरी थी। आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं? परी गुस्से से चिल्लाई। अरे यार, मैंने सोचा आंटी घर पर नहीं है तो तुम्हारे पास ही आ जाऊं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हो, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कार्तिक ने कह लगाते हुए कहा, जबकि फ़ोन की दूसरी तरफ आरब उसकी गंदी बातें सुन रहा था। कार्तिक का बड़े ही लापरवाह से अंदाज में उसके करीब आकर बैठ चुका था। इतना करीब कि उसका कंधा परी के कंधे से टच होने लगा था। परी एकदम बेड से उतरकर खड़ी हुई थी। कार्तिक, बाहर जाओ, मुझे अभी ज़रूरी काम है। उसने कार्तिक को बाहर करना चाहा। यार, समझने की कोशिश करो, मेरा दिल तुम्हारी तलब कर रहा है और तुम मुझे बाहर जाने का कह रही हो। उसने खींचकर परी का हाथ थामा, जबकि परी के पूरे तन बदन में आग लगी थी। उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ कार्तिक के मुंह पर रखा था। कार्तिक गुस्से के मारे खौल उठा। उसने परी को धक्का दिया, जिससे कि मेज का कोना उसके सर को लगा। वो जोर से चिल्लाई। फ़ोन कॉल अभी भी चल रही थी, जबकि आरब दूसरी तरफ से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ न कार्तिक को सुनाई दे रही थी न परी को। कार्तिक ने जबरदस्ती उसके बाजू को पकड़कर उसे बेड पर धक्का दिया। वो उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर पर कोई नहीं था। कार्तिक, क्या कर रहे हो? तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। आराम से मेरी बात मान जाती तो अच्छा होता। कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कब से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, मगर तुम्हारा एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं होता। आज तो तुमने हद कर दी, मुझ पर थप्पड़ उठाकर। कार्तिक उसकी तरफ बढ़ने लगा कि परी ने बेड की साइड टेबल पर रखा एक हैवी बांस उसके सर पर मार दिया और वहां से भागने लगी कि तभी कार्तिक ने उसका बाजू दोबारा से पकड़ लिया था। वो एकदम इनबैलेंस होकर जमीन पर मुंह के बल गिरी और गिरने की वजह से उसके होंठ का कोना भी फट गया था। इसी खींचातानी में परी की शर्ट भी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। वो अपने गंदे इरादे कामयाब करता इससे पहले ही कमरे में कोई दाखिल हुआ था और जोर से कार्तिक के सर पर वार किया, फिर उसे लात मारकर पीछे की तरफ धक्का दिया। ये आरब था। परी की फटी हुई शर्ट को देखते हुए आरब ने तुरंत अपना कोट उतारा और परी के कंधों पर डाल दिया और अब वो कार्तिक की तरफ बढ़ा था। जलील इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू परी को छुए? वो लगातार कार्तिक पर मुक्के बरसा रहा था, यहाँ तक कि कार्तिक उसकी मार की ताव न लाते हुए बेहोश हो गया था। लेकिन आरब का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो उसके बेहोश वजूद को ही मारे जा रहा था। परी एकदम से डर गई। वो जल्दी से आरब के पास आई थी, उसे कंधे से पकड़कर पीछे हटाया। प्लीज़ सर, रहने दीजिए, मर जाएगा। इससे मरना ही होगा, इसे मर जाना चाहिए। आरब लगातार उसे मारे जा रहा था। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बदतमीजी करने की? मैं इसकी जान ले लूँगा। आरब ने अपनी पॉकेट से गन निकाली कि परी के होश उड़ गए थे। उसे पता था आरब ये काम कर सकता है। उसने तुरंत आरब का हाथ पकड़ लिया। नहीं, प्लीज़ इसे मत मारिए। आरब ने घूरकर परी को देखा, जिस पर वो बेबसी से रो पड़ी थी। मुझे यहाँ से लेकर चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपने ही घर में सेफ नहीं हूँ। ये दरिंदा, ये भेड़िया मेरे माँ बाप का लाया हुआ है। जब मेरे माँ बाप इसकी नज़रों में हबस नहीं पड़ सके तो मैं इस घर में सेफ कैसे रह सकती हूँ? वो आरब के कंधे से सर टिकाकर फूट फूट कर रो पड़ी कि आरब के दिल को कुछ हुआ था। वो कार्तिक को वहीं जख्मी छोड़कर परी का हाथ पकड़कर बाहर ले आया और फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने अपार्टमेंट में चला गया। उसके जख्म की मरहम पट्टी करने के बाद उसने उसकी तरफ अपना एक लोअर और शर्ट बढ़ाई थी। फ्रेश हो जाओ, ये कपड़े इस हालत में नहीं हैं कि तुम इन्हें और पहन कर रखो। जबकि
वो चुपचाप उसके हाथों से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई थी, जबकि आरब बाहर आया था क्योंकि अब उसने एक अधूरा काम निपटाना था। उसने अपने खास आदमी सतीश को कॉल कर दिया और सतीश ने फौरन कार्रवाई शुरू करते हुए कार्तिक को पुलिस के हवाले कर दिया था। ये सारा काम निपटाकर वो कमरे में आया जहां परी बेड पर गोद में दोनों हाथ धरे बैठी थी, गहरी सोचों में गुम। वो चुपचाप उसके सामने जाकर बैठ गया। परी, तुम्हें ये सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था। क्या बताती, जब उन्हें अपनी सगी औलाद पर ही भरोसा नहीं? मैंने उन्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया था। मेरी एक भी नहीं सुनी उन लोगों ने, बल्कि उस कार्तिक की बातों पर यकीन किया था। और उन लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी के साथ कोई कैसा सलूक करता है, बस उन्हें बदले में पैसा चाहिए। मैं अब उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। परी रो पड़ी थी। आरब ने थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए परी का हाथ अपने हाथ में थामा था। कितना सुकून था इस छुअन में। परी ने एक पल के लिए आंखें बंद करके इस सुकून को महसूस किया था। कार्तिक ने भी उसका हाथ थामा था। ऐसा लगा था जैसे उसके हाथों में चींटियां सी रेंगने लगी हैं। लेकिन आरब ने उसका हाथ थामा तो उसके दिल के अंदर तक सुकून की लहर दौड़ गई थी। परी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? आरब मोहब्बत भरे अंदाज से पूछ रहा था। वो कितने ही पल उसकी आंखों में हैरत से देखती रही। मैं एक जालिम के साथ हरगिज भी नहीं रह सकती। परी ने मुंह फुलाते हुए अपने आंसू पोंछे थे। क्या मैं तुम्हें मजलूमों पर जुल्म करने वाला लगता हूँ? आरब ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो जो मैंने किलम में देखा था वो क्या था? उसकी बात पर आरब ने अपना माथा मसला। परी, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम क्या चाहती हो। उसे उस चेयरपर्सन का जो कॉलेज में, क्या वो भी आपने किया था? परी बीच में चीखते हुए बोली। अरे सुनो तो सही, वो अपने कॉलेज की लड़कियों को मजबूर करता था, उनके साथ गलत काम करता था। न जाने कितनी लड़कियों ने उसकी वजह से अपनी जान गंवा दी, और उनमें मेरी एक फूल जैसी बहन भी थी। मैंने अपनी बहन की मौत पर खुद से वादा किया था कि मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलवाऊंगा। पहले मैंने कानून का सहारा लिया था, लेकिन वो अपनी पहुंच और पैसे के बल पर कानून से बाइज्जत बरी हो गया था। लेकिन मैं उसे यूं खुला नहीं छोड़ सकता था। मेरी बहन तो चली गई थी, लेकिन अभी तो न जाने कितनी लड़कियां थीं जिन्हें वो अपना शिकार बनाने वाला था। और फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से भेज दिया। और वो जो किलम में बंदा था वो बहुत अमीर और पैसे वाला था, मगर उतना ही ज़्यादा गिरा हुआ घटिया इंसान था। उसका सारा पैसा सिर्फ 2 नंबर का था। वो मासूम बच्चों को गंदी आदत लगाकर उन्हें बर्बाद कर रहा था। कॉलेज के नासमझ मासूम बच्चे जिन्हें अपना फ्यूचर सेट करना था, वो उसकी गंदी आदतों में पड़कर खुद को बर्बाद कर रहे थे। जिनमें मेरे एक दोस्त का भाई भी था। मेरी दोस्त की माँ मेरे पास आई थी, कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, क्योंकि पुलिस ने उन लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया था। ये पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पुलिस इन लोगों की खरीदी हुई होती है। इन्हें लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये भगवान नहीं, बल्कि इन्हें बनाने वाला तो कोई और है। मैंने सिर्फ उन मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, जबकि परी आंखें फाड़े उसे सुन रही थी। परी को भी तो कार्तिक से उसने बचाया था। अगर वो समय पर ना आता तो क्या होता? लेकिन मैं तो आपको पसंद नहीं थी, फिर क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? परी ने कहा। क्योंकि तुम जैसी मुंहफट और बदतमीज लड़की ही मुझे झेल सकती है, आरब ने हंसते हुए कहा। देख लीजिए, अगर एक बार आपके गले पड़ गई ना ये चुड़ैल, तो फिर शिकायत मत करिएगा मुझसे। परी ने मुंह बिसूरते हुए कहा। मुझे मंजूर है इस चुड़ैल के अपने ऊपर मरना, आरब ने हंसते हुए कहा, और अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर उसे हमेशा के लिए एक मजबूत रिश्ता बनाने का वादा किया था। शादी की पहली रात जब आरब उसके करीब हुआ तो उसने आरब के हाथों को रोका था। पहले ये बताइए, उस रात जब आपने मेरे कपड़े चेंज किए थे तो मुझे कहाँ कहाँ छुआ था? आरब उसके सवाल पर खुलकर हंसा था। वो पल नहीं थे यार, कोई कयामत थे। गलती से हाथ टच हो गया था, लेकिन जो अंदर तूफान मचा था वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। खैर, कहाँ कहाँ गलती से टच हुआ था वो तो मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। ये कहते हुए उसने झट से परी को खुद के करीब किया था। बड़े ही प्यार से वो उसे हर चीज़ से आज़ाद करता हुआ अब उसका सर तकिए पर रख गया था। और जब उसने अपने हाथ परी की नरम धड़कनों पर रखे तो एक हल्की सी मदहोश आह परी के होंठों से निकली थी। जब यहाँ पर मेरे हाथ लगे थे तो मेरे पूरे बदन में करंट सा लगा था। हाथों से उसकी नरम धड़कनों को सहलाता हुआ वो अपने होंठ उसकी धड़कनों पर रख गया था।
धड़कनों से होते हुए उसके हाथ उसके नरम पेट पर रुके थे और यहाँ उसके पेट को सहलाते हुए बोला। और फिर उसने अपने होंठ उसके पेट पर रख दिए थे। और जब आरब के हाथ थोड़ा और नीचे सरके थे तो परी ने उसके हाथ तुरंत थाम लिए थे। बस करो आरब, तुम तो बहुत बेशर्म हो। जबकि आरब ने हंसते हुए उसे अपने सीने में भींच लिया था। उस रात खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन आज नहीं करूँगा। पूरे जुनून में भरता परी पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था। परी की हल्की मदहोश तो कभी दर्द भरी सिसकियाँ आरब को और भी जुनूनी कर रही थीं। वो जज्बातों में ज़्यादा बह जाता, लेकिन अगले ही पल परी की नाजुकता का ख्याल करते हुए खुद को कंट्रोल भी करता। उस रात उन दोनों की बहुत हसीन रात थी। अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की थी उन्होंने, और जिसकी सुबह बहुत ही रोशन होने वाली थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।